मैं रामनाथ प्रसाद डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिकता की आवश्यक मान्यता के रूप में विवेक की अवधारणा पर व्याख्यान के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। मनुष्य जब नैतिक कर्म करता है तो उस पर नैतिक निर्णय होता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि कोई मूढ़ व्यक्ति जब किसी को कोई क्षति पहुंचा देता है तो यह कहा जाता है कि उसे माफ़ कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। कोई व्यक्ति किसी बच्चे से प्रभावित हो जाता है या किसी व्यक्ति को कोई बच्चा अगर क्षति पहुंचा देता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके कर्मों को माफ़ कर दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए, बच्चा है, उसमें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर किसी असामान्य व्यक्ति या पागल से उलझता है तो यह कहा जाता है कि आप उससे क्यों उलझते हैं, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अर्थात किसी भी कर्म पर जब हम नैतिक निर्णय देते हैं, शुभ या अशुभ कहते हैं, अच्छा या बुरा कहते हैं, तब हम यह मान कर चलते हैं कि नैतिक कर्म करने वाले में विवेक की क्षमता होगी, रीजनिंग की क्षमता होगी, उसमें बौद्धिक क्षमता होगी कि वह अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर समझ सकेगा। मनुष्य की गुणवाचकता के दो पक्ष हैं, पशुता और विवेकशीलता। पशुत्व पशु में भी पाया जाता है। विवेक गुण के कारण ही मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ माना जाता है और मनुष्य ही नैतिक होता है। मनुष्य ही के कर्मों को ही अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित माना जाता है। उचित, अनुचित, शुभ और अशुभ को पहचानने की क्षमता को विवेक कहा जाता है, पावर ऑफ रीजनिंग कहा जाता है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति नैतिक नियमों को जानता है। वह अपने उद्देश्य को निर्धारित कर पाता है और उसी के अनुसार नैतिक मानदंड की स्थापना कर पाता है। वह यह निर्णय कर पाता है कि मुझे वैधानिक नियमों को मानना है, सुखवादी नियमों को मानना है या राजनीतिक नियमों को मानना है या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मानना है। विवेक के आधार पर ही वह साधनों का चयन करता है। विवेक के आधार पर ही वह अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे साधन या बुरे साधन का चयन करता है। विवेक के आधार पर ही वह डेलिबरेशन या विचारणा कर पाता है कि
ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 आवश्यकताओं में से किस आवश्यकता को मुझे पहले पूरा करना है, या किसी आवश्यकता को पूरा करना है या उस पर कार्य करना है, तो हम किस इच्छा को महत्व दें। इस तरह विवेक विकल्पों पर विचार कर उन विकल्पों में किसी एक के चयन करने की क्षमता को कहा जाता है। ऐच्छिक क्रिया जो होती है वह विवेक के आधार पर ही कार्य करती है। मनुष्य के मन में इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा को पूरा करने के लिए कई विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से किसी एक को चुनना रहता है, या कई तरह की इच्छाएं होती हैं जिनमें से किसी एक को का चयन करना होता है। तब विवेक के आधार पर ही यह निर्णय होता है कि किस इच्छा को किस तरह से पूरा किया जाना है। जिस क्रिया में विवेक नहीं है उस क्रिया को ऐच्छिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। अनैच्छिक क्रियाएं विवेक युक्त नहीं होती है, जैसे छींकना, खांसना, नित्य क्रिया करना, ये प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, या आकस्मिक रूप से एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसमें सोचने समझने के लिए अवकाश नहीं होता है, सोचने समझने की गुंजाइश नहीं होती है, या सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन कर्मों को नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जा सकता है। इन्हें नैतिक निर्णय का विषय नहीं बनाया जाता है। बच्चों में विवेक विकसित नहीं होता है, इसलिए इनके कर्मों को नैतिकता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आकस्मिक घटनाओं में विवेक का इस्तेमाल संभव नहीं होता है, इसलिए ये नैतिकता की श्रेणी में नहीं आती हैं। पागलों में विवेक संगठित नहीं होता है, इसलिए इनके कर्म नैतिक कर्म नहीं माना जाता है। अतः नैतिक निर्णय के लिए विवेक अत्यावश्यक है। विवेक पूर्व शर्त है। विवेक एक पूर्व मान्यता है। विवेक एक पोस्टुलेट्स है। यह प्रश्न परीक्षा में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और बार बार समझने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्यान छात्रों को विषय की तरफ प्रेरित करने के लिए होता है, न कि संपूर्ण ज्ञान के लिए। परीक्षा की तैयारी के लिए पुस्तकों को भी बार बार पढ़ें और व्याख्यान की लाइट में, व्याख्यान की दृष्टि से उनको समझने का प्रयास करें। अगले व्याख्यान में हम लोग इच्छा स्वातंत्र्य पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक साल के बाद उसे पूछा जाता है। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।